हाय, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 18। सारांश अपने पेरेंट्स से बात करके वापस आता है। जयराज डॉक्टर से कुछ बात कर रहा होता है। सारांश जाकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। इधर मीटिंग रूम में सारे डॉक्टर्स और सीनियर नर्स मौजूद थे। धीरज रूम में एंटर करता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर सोहन उसके अंदर आते ही खड़ा हो जाता है। हेलो गाइस, मीट माय हॉस्पिटल ऑनर मिस्टर धीरज सिंह। सभी खड़े हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। जितने भी नर्सेस से धीरज को देखकर देखती रह जाती है। यार, ये हमारे हॉस्पिटल का ऑनर है। कितना हॉट है ना। इससे पहले ये कभी यहाँ पर आए क्यों नहीं? कहाँ से आता? अभी अभी बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुआ है। सब अपने में बात कर रहे थे। धीरज अंदर आकर चेयर के सामने खड़ा हो जाता है। प्लीज़ सिट ऑल ऑफ यू। सब बैठ जाते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर, कल रात हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। हमने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह उनकी डेथ हो गई। तब से उनकी फैमिली वाले हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमने उनके बेटे को जानबूझकर मारा है। उनकी डिमांड क्या है? 50 lakhs पेनल्टी के तौर पर। बट वाई? हमारी गलती क्या है? सर, यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। उनका कोई रिश्तेदार पॉलिटिशियन है, वही उन लोगों को भड़का रहा है और बोलते हैं अगर हम उन्हें पेनल्टी नहीं देंगे तो मीडिया वालों को बुलाकर हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम कर देंगे। आप सब उन्हें सिक्योरिटी की मदद से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सर, उनके बहुत सारे लोग हैं जो डंडे लेकर बाहर खड़े हैं। हमारे बस का बाहर का हो गया है, तभी तो हम लोगों ने आपको कॉल किया है। धीरज फिर से सबकी ओर देखता है। सारी नर्सेस उसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या मैंने शर्ट उल्टी पहनी है? जी। फिर सब आप मुझे घूर क्यों रहे हो? नो 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 सर, प्लीज़ अपने काम पर ध्यान लगाइए। ओके, अभी तुम जाओ। सब वहाँ से निकल जाते हैं। आप लोगों ने उन लोगों का हॉस्पिटल का बिल माफ़ नहीं किया है? सर, वो तो हम पहले ही माफ़ कर चुके हैं। सर ने हमें पहले ही बोल दिया था कि इलाज के टाइम किसी की डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों से पैसे मांगकर परेशान ना करें और शांति से उन्हें जाने दें। तो फिर किस बात के 50 लाख मांग रहे हैं? वही तो सर हमें भी नहीं समझ आ रहा है। चलिए हम बाहर चलकर देखते हैं। बट सर, आपका बाहर जाना सेफ़ नहीं है। लेकिन सोहन, बाहर तो जाना पड़ेगा ना। हम हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए उनसे बात करके सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है सर, आप यहाँ रुकिए, मैं बाहर सिक्योरिटी का चेक करके आता हूँ। धीरज वहीं पर बैठा रह जाता है। सारे टीम मेंबर बाहर सिक्योरिटी चेक करके आते हैं। सर, मैंने वहाँ पर गार्ड खड़े कर दिए हैं, आप जा सकते हैं बाहर। ठीक है, चलो। धीरज बाहर आता है। पेशेंट के फैमिली वाले वहीं पर भी बाहर धरना करके बैठे हुए थे। आप लोगों की दिक्कत क्या है? कृपया शांति से मुझे बताइए। धीरज उनके पास आते हुए बोलता है, सर, हमारा बेटा अच्छा खासा इस हॉस्पिटल में आया था। पता नहीं डॉक्टर्स ने इनके साथ क्या किया और सुबह सुबह वो नहीं रहा हमारे बीच।
उसके पिता रोते हुए बोलते हैं, अगर आपका बेटा अच्छा खासा था तो आप लोग उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए थे? सर, उसका सर दर्द से फट रहा था। तो आप लोग उसे अच्छा खासा कैसे बोल सकते हैं? और सर दर्द सभी को होता है, लेकिन सब सर दर्द लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा हुआ होगा तभी तो वो हॉस्पिटल आए होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी बेटी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। और अगर आप अपने बेटे का लाश बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम पे कर देंगे, लेकिन किसी की लाश की कीमत लगाना तो अच्छी बात नहीं है ना। और जिन लोगों को बात में आकर आज आप हमारे हॉस्पिटल का बदनाम करने पर लगे हुए हैं, अगर हम लोगों ने भी एक्शन ले लिया तो वो लोग आपके काम नहीं आएंगे। आपको इस हॉस्पिटल में आने के बाद एक पेपर सिग्नेचर कराए गए होंगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है, अगर आईसीयू के पेशेंट के साथ कुछ हो जाता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमारी पेशेंट के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो पेपर हमारे पास अभी भी रखी हुई है, हमें 1 मिनट लगेगा पुलिस को बुलाने में, और हम नहीं चाहते कि आपके घर में फिर से कोई झंझट हो। अभी एक मौत हुई है, ऊपर से पुलिस का मामला, आप लोग कितना परेशान होंगे आपको पता है। और आप अपने बेटी के अंतिम संस्कार में इतना लेट कर रहे हैं ना, उनकी बॉडी की हालत उतनी बुरी होगी। माँ की आप लोगों की मर्जी, अगर आपको लाश के बदले पैसे लेने हैं तो ठीक है, ले जाइए। धीरज अपनी बात कहकर अंदर चला जाता है। सर, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? पीछे से डायरेक्टर फिर से आता हुआ बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ले जाएंगे बॉडी को। अगर अब मेरा काम ख़त्म हो गया तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? ओके सर। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। सर, वो लोग बॉडी को मांग रहे हैं, दे दो, शांति से विदा कर दो। सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी। धीरज अब मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है और वो सीधे निधि के वार्ड में जाता है। वार्ड के बाहर वो लड़का अभी भी बाहर बैठा हुआ था। जयराज निधि के वार्ड के अंदर स्टूल पर बैठा हुआ था। धीरज फिर से सारांश के पास जाता है। तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? अभी तक घर क्यों नहीं गए हो? क्यों? मेरी मर्जी, ये हॉस्पिटल है, जब तक मन हो तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, आपका क्या जाता है? हॉस्पिटल आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। सारांश भी जवाब देता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हॉस्पिटल मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्या? यस, ये हॉस्पिटल मेरा है। तो कौन सा आपके हॉस्पिटल को तोड़ रहा हूँ? आराम से साइड में तो बैठा हुआ हूँ, जब उनको होश आ जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, तब तक के लिए आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। गो टू द हेल। फिर से निधि के वार्ड के बाहर खड़ा हो जाता है और देखता है अंदर जयराज निधि के हाथ पकड़े हुए कुछ बात कर रहा था। आई एम सॉरी निधि, मैंने तुम पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं गांव से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया था, लेकिन मैं यहाँ आकर ऐसा काम में उलझ गया और तुमसे बात तक नहीं कर पाता। पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें किस बात का इतना स्ट्रेस ले लिया। पहले तो मैं उससे निकलवाऊँगा और सर से बात करके ऑफिस में कोई छोटा मोटा जॉब ढूंढ दूँगा। तभी जयराज का फ़ोन बजता है। जिया का कॉल आ रहा होता है। फ़ोन रिसीव करता है लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती है। फ़ोन काट के वो बाहर चला जाता है बात करने के लिए। जब धीरज देखता है जयराज बाहर आ रहा है, वो भी साइड होकर कॉरिडोर में चला जाता है। उसके डैड के भी कॉल आते हैं। धीरज, वहाँ पर सब ठीक है? हाँ डैड, सब कुछ ठीक हो गया, सब अपने घर चले गए। ठीक है, तुम भी घर चले आओ। नहीं डैड, मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उसके पास रात भर रुकना है। धीरज सीधा झूठ बोल देता है।
क्या हो गया उससे? कौन सा फ्रेंड? कुछ नहीं डैड, आप नहीं जानते उसे, बस छोटा सा एक्सीडेंट है, सुबह तक उसे होश जाएगा तो मैं घर चलाऊँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो आकर सीधे निधि के वार्ड में घुस जाता है, वहीं पास में रखे स्टूल पर बैठ जाता है। लगता है तुम्हें मेरी बातों की वजह से ये हालत हो गई है। सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बात कह लेता है। जयराज जब जिया से बात करके वापस आता है तो वार्ड के अंदर से धीरज दिखाई देता है। सर, सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जयराज अंदर जाकर देखता है तो धीरज निधि का हाथ पकड़कर सो रहा था। कब वो उसे देखते देखते सो गया था उसे भी पता नहीं चलता है। उसे ऐसे सोते हुए देखकर वो हैरान भी हो जाता है, लेकिन उठाना भी उसे ठीक नहीं लगता है। सुबह पूछ लूँगा कि वो क्या कर रहे हैं, अभी सोने देता हूँ। वो चुपचाप वहाँ पर जाकर बेंच पर बैठ जाता है। 5 बजे जब निधि की आँख खुलती है तो धीरज को सामने सोया हुआ पाती है। निधि को भी देखकर आंखें ठहर जाती है। धीरज सोते हुए किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है। सर, सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और हम यहाँ पर कैसे पहुँचे? डॉक्टर, डॉक्टर, सर पहले मुझे तो बताइए क्या हुआ? डॉक्टर उनके वार्ड में आता है। देखिए डॉक्टर, इसे होश आ गया है। सर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं इनका चेकअप करती हूँ। धीरज उठकर बाहर चला जाता है। निधि जी, अब आप कैसा फील कर रही हैं? हम अच्छा फील कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर उनका चेकअप करती है। यू फील बेटर? यस डॉक्टर। अभी तो आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ मेंटेन करना होगा, इतना सोचिए मत, बीपी लो हो गया था। ओके डॉक्टर, अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बाहर जाकर धीरज को बुला कर ले आती है। सर इनके साथ कौन है? मैं हूँ सर, मैंने इनका डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिए हैं और हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करना है और कुछ दवाइयाँ मंगवानी है। एक काम करो, इसका बिल माफ़ कर दो और दवाई भी ला कर ले आओ। धीरज अपना फरमान सुन देता है। तब तक मैं इसके पास बैठता हूँ। सर आपके कहने का क्या मतलब है? मैं इनकी हॉस्पिटल का बिल क्यों माफ़ कर दूँ और दवाई भी मैं लेके क्यों आऊँ? और आप आराम से यहाँ बैठिएगा। यह हॉस्पिटल आपके बाप का है क्या, जो बिल भी माफ़ कर दो दवाई भी लेकर आऊँ? चुपचाप जाकर बिल पे कीजिए और दवाई लेकर आइए, तब अपनी बीवी का देखभाल कीजिएगा। डॉक्टर भी उसी तरह जवाब देते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर का पारा हो जाता है। वो सीधे डायरेक्टर को कॉल करता है। सोहन दौड़कर वार्ड में आता है। क्या हुआ सर? ये डॉक्टर कौन है? सर ये अभी अपॉइंट हुई है। पहले तो इसे बोलने का तमीज़ सिखवाओ, थोड़ा कम बदतमीज़ी करे। सर क्या किया इन्होंने? इन्हें बताओ ये हॉस्पिटल किसके बाप की है? निधि तो बस उन सबका शक्ल देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सर ये कौन है? डॉक्टर घबराते हुए पूछती है। ये हमारे हॉस्पिटल का ऑनर है। सॉरी सर, मुझे आपके बारे में मालूम नहीं था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गेट लॉस्ट।
प्लीज़ सर। सर, आपको डॉक्टर से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। वो माफ़ी मांग रही हैं तो आप माफ़ी कर दीजिए ना। उन्हें थोड़ी ना पता था कि हॉस्पिटल आपका है। निधि धीरज को समझाती है। और हम अपना बिल खुद पे कर लेंगे। आपकी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। प्लीज़ मैम, आप ही सर को समझाइए ना, मुझे जॉब से नहीं निकालें। हाँ सर, इसकी कोई गलती नहीं है। ये कल शाम को नहीं आई थी ना, और आप भी हॉस्पिटल में पहली बार आए हो, इसलिए आपके बारे में इसे नहीं पता था। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए। जी सर। डॉक्टर निकल जाते हैं बाहर। डायरेक्टर भी बाहर चला जाता है। निधि उठने की कोशिश करती है। क्या कर रही हो? सर, हमें वॉशरूम जाना है। रुको, मैं लेकर चलता हूँ। क्या? आई मीन टू से मैं तुम्हें बाथरूम के बाहर छोड़ दूँगा। सर, हम ठीक है, हम बाथरूम तक जा सकते हैं। जितना मैं बोलूँ उतना सुनो। हर बात में सवाल जवाब करना ज़रूरी रहता है। वो सीधा उठकर जाने लगती है। उसके हाथ में जो स्लाइमा लगी हुई थी, उसका सुई हिलने से दर्द होने लग जाता है। धीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हारे अंदर जरा सा भी अक्ल नहीं है क्या? बिना स्लाइमा निकाले हुए तुम बेड पर उतर कैसे सकती हो? और नीडल हिल रहा है तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? रुको, बैठो यहीं पे। वो उसे बेड पर बिठाकर हाथों से पानी का पाइप निकाल देता है। अब चलो। वो उसका हाथ पकड़कर बाथरूम तक छोड़कर आता है। जब तक वो बाथरूम से बाहर आती है तब तक धीरज बाहर ही खड़ा रहता है। बाहर आने के बाद उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले आता है। तुम्हें भूख लगी है? नहीं सर, हमें भूख नहीं लगी है। तभी गेट नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। सारांश हाथ हिलाता हुआ आता है। निधि उसे देखकर चौंक जाती है। आप कौन हैं? जी, मेरा नाम सारांश चक्रवर्ती है, और मैं वही हूँ जिनकी गाड़ी के आगे बेहोश हो गई थी। वो वहाँ आकर दूसरे स्टूल पर बैठता हुआ बोलता है। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आपने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। खड़े हो जाओ। जी? मैंने कहा खड़े हो जाओ, दूर रहकर बात करो इससे। धीरज चिल्लाते हुए बोलता है तो वो खड़ा हो जाता है। सॉरी, आपको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई। कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते तो मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा ही सकता था। आपको हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था। आप मेरे गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी और सभी लोग समझ रहे थे कि मैंने आपका एक्सीडेंट कर दिया है। अगर उस टाइम मैं आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो लोग मुझे मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा देते। सारांश बोलता है तो निधि मुस्कुराने लग जाती है। सारांश भी मुस्कुरा उठता है। धीरज उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर अंदर से जल रहा था। पता नहीं उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है ना? जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सारांश उसे इग्नोर करते हुए बोलता है। निधि पाठक। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं, अब मैं निकलता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात जल्दी ही हो। बाय। सारांश बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद धीरज चैन की सांस लेता है। तुम आराम से बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। धीरज कॉल करने के लिए कॉरिडोर में चला जाता है। उसके जाते ही जयराज आता है।
कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी निधि, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जयराज को लग रहा था सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। हर टाइम में मैं अपने काम में ही लगा रहता हूँ। अब मैं आगे से इट्स ओके जयराज, हम बिल्कुल ठीक है। और प्लीज़ जल्दी से हम इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो। आई एम सॉरी निधि, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। जयराज उसे एक तरफ से अपने बाहों में भरता हुआ बोलता है। तभी वहाँ पर धीरज आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। जयराज धीरज को देखता है तो उसके पास चला जाता है। सर, आप यहाँ पर? मुझे काम था हॉस्पिटल में, तो तब मैंने मिस निधि को देखा था, मिलने चला आया। एक काम करो, तुम बाहर जाकर डिस्चार्ज पेपर का फॉर्मेलिटी और पूरा करो और दवाई लेकर आओ। ओके सर। वो जयराज को कुछ पूछने और बोलने का मौका ही नहीं देता है। जयराज बाहर चला जाता है। वो जाकर वहाँ के सोफे पर बैठ जाता है। निधि जिया को फ़ोन लगाती है और रिसु के बारे में पूछती है। वो उन दोनों को हॉस्पिटल आने के लिए मना करती है। उनके मना करने से पहले ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मम्मा। रिसु दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, लेकिन उसे धीरज दिखाई देता है। वो सीधे जाकर धीरे से लिपट जाता है। डैड। यीशु को पता था जब डैड को मम्मा की तबीयत के बारे में पता चलेगा ना, तो डैड मम्मा से मिलने ज़रूर आएंगे। मुझे पता है आप मम्मा से बहुत 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 सारा लव करते हो। धीरज अब निधि का शक्ल देख रहा था। वो उसे देख रही थी। उसे क्या रिएक्शन देना चाहिए उसे समझ नहीं आता है। जब निधि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है तो वो रिसु को गोद में उठा देता है। हाँ बेबी, डैड मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? इतना ज़्यादा। बोलते हुए धीरज रिसु के दोनों गालों को चूम लेता है। आप रिसु से भी प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ। कितना करते हो? दोनों हाथ फैलाकर बोलता है, इतना ज़्यादा। आप रिसु से प्यार करते हो तो फिर आपने रिसु को किससे लिया? फिर आप मम्मा को भी किसी करो। क्या आपको मम्मा से नहीं मिलना है? नहीं बेटा, मैं मिल चुका हूँ, तुम जाकर मिल लो। ओके। वो धीरज से गोदी उतरकर सीधे निधि के पास जाता है। तब तक जिया भी आ जाती है। जिया रिसु को वार्ड के अंदर छोड़कर जयराज को ढूंढने के लिए वो बाहर चली जाती है। इसलिए वो इन तीनों की बातें सुन नहीं पाती है। सॉरी मम्मा, रिशु आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डैड नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर डैड को देखा ना तो रिशु सब कुछ भूल गया। सॉरी, बस आप यहाँ पर हॉस्पिटल से दोबारा मत आना। रिशु को आपके बिना नींद नहीं आती है। हम थोड़ी देर में घर चलेंगे। ओके, शांत हो जाओ आप। तब तक जयराज भी डिस्चार्ज का पेपर लेकर आ गया था। बिल पे कर दिया गया था, सब कुछ क्लियर हो गया है, हम घर जा सकते हैं। नर्स आती है। वो निधि के हाथों से नीडल वगैरह निकाल देती है और उससे कहती है, आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। जी? निधि को कुछ समझ नहीं आता है। आपके हस्बैंड हाथ पकड़ कर पूरी रात यहीं पर बैठे हुए थे। उनको आपकी इतनी चिंता थी, पूछिए मत। आप दोनों की जोड़ी किसी की नज़र ना लगे। आप गलत समझ रहे हैं, वो हमारे पति नहीं हैं। तो फिर कौन है? वो हमारे स्कूल के डीन हैं, हम उनके स्कूल के टीचर हैं।
एक टीचर के लिए इतना कंसर्न। ज़रूर आपसे प्यार करते हैं। वो हमसे प्यार? नहीं नहीं, सब झूठ है। थैंक यू। अब मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? जी, आप जाकर अपने कपड़े पहन लीजिए। निधि वॉशरूम में चेंज करने के लिए जाती है। जिया जयराज के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। जयराज वहाँ से हटकर दूसरी तरफ जगह खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो धीरज के सामने अभी अपना प्यार नहीं लाना चाहता था। जिया उसको कुछ इशारे करती है, लेकिन जयराज इग्नोर कर देता है। निधि चेंज करके बाहर आती है। चलो अब घर चलते हैं। सब बाहर आकर ऑटो का वेट करने लग जाता है। धीरज उनके सामने गाड़ी रोक देता है। बैठो। नहीं नहीं सर, हम ऑटो से चले जाएंगे। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है। बोलो ना, हम ऑटो से चले जाएंगे। ऋषु निधि के कान में बोलता है। मम्मा, मुझे भी बड़ी वाली गाड़ी में जाना है। मम्मा चलते हैं ना। हाँ निधि, तुम्हें भी अभी ऑटो में सफ़र करना ठीक नहीं होगा, चलो। धीरज उतरकर बाहर आ जाता है। जयराज, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ड्राइव करो। ओके सर। जयराज जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठता है, तुरंत जिया उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। मजबूरी में निधि और धीरज को पीछे बैठना पड़ता है। दवाई के असर से निधि को नींद आ जाती है, और कब वो धीरज के कंधे पर अपना सर टिका देती है उसे भी पता नहीं चलता है। रिशु धीरज के गोद में बैठा हुआ रहता है। धीरज भी अपना सर पीछे लगाकर आंखें बंद कर लेता है। जिया पीछे देखती है। यार, ये तो हैप्पी फैमिली वाले पोज दे रखा है। वो झट से एक फ़ोटो निकाल लेती है। गाड़ी सीधे अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती है। इतनी बड़ी गाड़ी को अंदर आते हुए देखकर सबका गॉसिप पॉइंट बन जाता है। गाड़ी किसकी है, किसकी गाड़ी है, सब कुछ जानना चाहती है। सर, घर आ गया है। जयराज के बोलते ही निधि उठकर बैठ जाती है। सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जयराज सामान लेकर आगे चला जाता है। जिया भी रिशु को लेकर चली जाती है। सब निधि को अकेले छोड़ देते हैं। तुम चली जाओगी? जी जी सर, हम चले जाएंगे। वो जाने लगती है, लेकिन कमज़ोरी होने की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रुको, मैं लिफ्ट तक छोड़ देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट तक लेकर आता है, लेकिन किस्मत ख़राब थी, लिफ्ट भी ख़राब निकलता है। निधि सीढ़ियाँ चढ़कर जाने लगती है। कौन से फ्लोर पर है तुम्हारा घर? 7th फ्लोर। आर यू श्योर तुम स्टेयर्स चढ़ जाओगी? जी सर, हम ये सीढ़ी चढ़ लेंगे। 2-4 सीढ़ी चढ़ते ही निधि हाँफने लग जाती है। उसके पैरों भी लड़खड़ा रहे थे। आर यू ओके? हाँ सर, हम चले जाएंगे। धीरज गहरी सांस लेते हुए बोलती है, लेकिन अगले ही पल धीरज उसे गोद में उठा लेता है और सीढ़ी चढ़ने लग जाता है। चल लेंगे हम, आप हमें नीचे उतारिए ना। वो तो मैं देख रहा हूँ तुम्हें कितनी चलना हो रहा है। नहीं हो रहा है चलना तो हेल्प ले सकती हो ना। जितने भी अपार्टमेंट के लोग थे, लिफ्ट ख़राब होने की वजह से सीढ़ी से ही ऊपर नीचे कर रहे थे, और सब उन दोनों के आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वहाँ अपार्टमेंट की गॉसिप क्वीन मिसेस सिन्हा भी आ जाती है। जब वो उन दोनों को देखती है तो उसके लिए एक नई खबर मिल जाती है।
वो सीधे नीचे अपार्टमेंट के ग्राउंड में जाती है। सारी औरतों को इकट्ठा करके नमक मिर्च लगा खबर बताने लग जाती है। मैं तो पहले ही कहती थी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। आज तक ये इसके बच्चे का बाप कभी नहीं आया है और आज पता नहीं कौन सा लड़की से गोदी में उठाकर घूम रहा है। हमें सेक्रेटरी साहब से बात करनी चाहिए, इन दोनों को इस अपार्टमेंट से बाहर निकालें, क्योंकि इन्हें देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, ये बिना बाप के बच्चे वाली कहाँ रहेगी। चलो इसे निकलवाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए।